इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी किया नमन। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक भिड़ंत पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का बड़ा बयान। बोले, मैच ना हो तो टूर्नामेंट का रोमांच और आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। चाइनीज मांझी के खिलाफ बड़ा अभियान। लखनऊ में ड्रोन से पतंग उड़ाने वालों पर सख्त निगरानी। प्रशासन चला रहा है सख्त चेकिंग अभियान। पर्वतीय बंधु समाज समिति के शपथ ग्रहण पर सवाल। 600 परिवारों के बीच कार्यक्रम में पहुंचे सिर्फ 25 लोग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों और नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए नेताओं ने उनके विचारों को मार्गदर्शक बताया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा उनके सिद्धांतों पर चलकर गरीबों और अपनी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार समर्पण भाव से काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। कि पुण्य तिथि है, भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में हमेशा मनाती रहती है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एकात्म मानव दर्शन, भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ की कार्य पद्धति और कार्यकर्ता के निर्माण की प्रक्रिया, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा चिकित्सा फ्री हो, ये अंत्योदय उनका, ये सोच के तहत इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जब जब भी सत्ता में हम आते हैं और सरकार बनाते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं। आज हमारी सरकार है, देश के अंदर, राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार है, तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन यानी फ्री में गेहूं चावल अन्न मिल रहा है, मकान मिल रहा है, चिकित्सा शिक्षा और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड सभी फ्री है। इसलिए डबल इंजन आदमी मोदी योगी सरकार आज गरीबों की सेवा कर रही है। ऐतिहासिक बजट होगा, आने वाला बजट ऐतिहासिक होगा, गरीब के लिए होगा, गांव के लिए होगा, आदिवासी गिरवासी झुग्गी झोपड़ी इंसान के लिए होगा, और पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा, और जो जाने वाले हैं उनके सभी के लिए होगा। ये बजट शानदार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब लोग, पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारी पार्टी ने हमेशा समर्पण दिवस के रूप में पंडित जी की पुण्यतिथि को मनाया है, और उस समर्पण के भाव के साथ हमारी पार्टी और हमारी सरकारें योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं। निश्चित रूप से जो मार्ग पंडित दीनदयाल जी ने दिखाया है हमें, जो अंत्योदय का उनका संकल्प, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का जो उनका संकल्प था, हम उसी संकल्प के साथ हमारी पार्टी, हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिखाया है, हम सब लोग उसी मार्ग पर
आगे बढ़ेंगे और भारत को 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हम लोग लेते हैं। सरकार बजट पेश कर रही है, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बजट है और बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं को समर्पित और निश्चित रूप से जो 9 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की यात्रा आगे बढ़ाई है, उस विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाला बजट होगा और जो अपेक्षाएं हैं जनता की, हम सबकी निश्चित रूप से उस बजट में पूरी होंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने 6 जिलों की 484 एकल महिलाओं को 3 करोड़ 45 लाख से अधिक की धनराशि वितरित की। सरकार का दावा है कि ये योजना एकल महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह खोलेगी। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के स्वाभिमान और संघर्ष को सम्मान देने वाली है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा और अन्य कारणों से एकल हुई महिलाओं के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्यधारा से जोड़ना भी है। जो एकल महिलाएं उनके लिए देखिए, अभी तक सरकारें महिला केंद्रित योजनाएं चलाती रही हैं, लेकिन महिला केंद्रित योजनाओं में एकल महिलाएं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास होता था कि वो उन योजनाओं से वंचित रह जाती थी, क्योंकि उनके पास में जानकारियाँ या उनके पास में अपने को आत्मनिर्भर करने योग्य क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता था। निश्चित रूप से इसी समाज से लगातार सरोकार होने के नाते ये प्रेरणा मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि हो सकता है हमारे राज्य ने पहली ऐसी योजना जो कि एकल महिला केंद्रित योजना है, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के रूप में शुभारंभ हुआ है। हमारे प्रदेश की एकल महिलाएँ अब अपने पाँव पे खड़ा होना, स्वावलंबी बनना और आत्मसम्मान के साथ में समाज में अपना जीविकोपार्जन को प्रारंभ करने का एक सुनहरा अवसर जो है इस योजना के माध्यम से मिलने जा रहा है। आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा भी पहुंचाया गया है और ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं, जो एकल हैं, उनको सहारा नहीं बल्कि एक अवसर जो है इस योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उन्हें मिला है। निश्चित रूप से ये योजना उन्हें सशक्त करने का काम करेगी। निश्चित रूप से ये योजना जो 2 लाख रुपए का सहारा, जिसमें 25% जो है उनका अंशदान है, यानी कि 1.75 की धनराशि उनको सहयोग प्रदान करेगी। तो ये भरकस कोशिश है कि एकल महिलाओं को भी, जो अपने बच्चों को भी पाल रही है, समाज के दायित्व का भी निर्वहन कर रही है, उन्हें संपूर्ण रूप से सर्वांगीण रूप से जो है उनको उद्यमी बनाया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने को लेकर चर्चाएं तेज है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। मदन लाल का कहना है कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट में खेलना जरूरी था, वरना वर्ल्ड कप का रोमांच ही खत्म हो जाता। उन्होंने इसे क्रिकेट और टूर्नामेंट दोनों के लिए अहम बताया। मदन लाल के मुताबिक अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता तो न सिर्फ वर्ल्ड कप का चार्म खत्म हो जाता बल्कि टूर्नामेंट को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता। और अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूँ कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो चार्म है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता। और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर। तो ये जो है ना प्रेशर डाला है, डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था। शायद बांग्लादेश के साथ आईसीसी की क्या बातचीत हुई है, ये भी देखने वाली बात है। और बांग्लादेश को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, वो तो खेल नहीं रहे। पर ये है कि एक बार पाकिस्तान ने भी एक बार ना आईसीसी को हिला दिया है। लाइक वो अभी लास्ट मोमेंट तक जो थे वो मना कर रहे थे खेलने के लिए। फिर वो जितने भी बांग्लादेश या जितने भी आईसीसी के अधिकारी है वो उनके पाकिस्तान में गए, मीटिंग हुई और ये जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये पहले ही डिप्लोमेटिक वे से ऐसे सुलझा लेना चाहिए था। देखिए, रोमांचक इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रोमांचक ही होता है। वो वैसे भी 2020 का मैचेस है
और ये कैसा है कि दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है। हमारी टीम कंटिन्यू जो है काफी अच्छा खेल रही है। प्रेशर जो है दोनों टीमों पे होता है, ये नहीं मैं कहूंगा कि एक टीम पे ही होगा। पाकिस्तान पे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने पिछले काफी सालों से जो है भारत के खिलाफ इतने मैचेस वगैरह जीते नहीं है। तो एक लोगों को भी, दर्शक जो हमारे क्रिकेट देखने वाले उनको भी काफी मजा आएगा क्योंकि देखिए क्रिकेट जो है एज ए वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसमें उसमें जो टीमें जो है वो अगर अच्छी टीमें आएंगी तो अच्छा ही जो है प्रदर्शन, अच्छा ही वर्ल्ड कप होगा। दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं आप। मैंने पहले भी कहा है कि इसको सुलझा लेना चाहिए था, पर बांग्लादेश ने भी मेरे को लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी जल्दी की है और अगर उनसे बातचीत करते, कोई हल निकालते तो शायद इसका भी हल निकल आता। बट बांग्लादेश का ना खेलना भी एक जो है उनको काफी नुकसान होगा क्योंकि देखिए उनके भी जो प्लेयर्स है वो भी वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी काफी किया है कि हम खेलना चाहते हैं। पर यह है कि अब डिसीजन जो है कि रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता क्योंकि स्कॉटलैंड ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई है और मैचेस खेल रही है। तो एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, कहते हैं बेटर सेंस पर वेल यही हुआ है। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस ने सख्ती और तेज कर दी है। खतरनाक चाइनीज मांझे से हो चुकी घटनाओं के बाद अब पतंग उड़ाने वालों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस घरों तक जांच करेगी कि कहीं चाइनीज मांझों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। लखनऊ पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। शहर में पहले हो चुकी घटनाओं को देखते हुए अब ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत ने साफ कहा कि चाइनीज मांझे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चल रहा है, किस तरीके की निगरानी की जा रही है? चाइनीज मांझे से चूंकि लखनऊ में कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, उस संबंध में पहले भी अभियान चलाया गया है। इसमें हम लोग इस वक्त लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भी पहले तो सभी दुकानों की तलाशी ली है जहां पतंग बिकते हैं, वहां छापेमारी की है और इसके अलावा हम लोग सुरागरसी भी कर रहे हैं। जो यहाँ पतंग के कुछ क्लब हैं पतंगबाजों के, उनसे भी बातचीत की गई है कि अगर वो इस तरह का मांझा उड़ाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हैदरगंज पुल है, विक्टोरिया स्ट्रीट पे दोनों पुल हैं, उन पे ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर भी जो है पुलिस ने एक अपने तरीके से वहाँ पर एक बांस लेकर मोटरसाइकिल के पास चलते हुए ये चेक किया है कि कोई मांझा फंसा ना हो, जिससे कि कोई ढीला होने पर वो नीचे आए और कोई मोटरसाइकिल सवार उससे उलझ जाए। इसके अलावा आज एक नए प्रयोग के क्रम में हम लोग ड्रोन, जो शक्तिशाली ड्रोन हैं, इनसे ये सुनिश्चित करेंगे कि इन घरों से ये पतंगें उड़ रही हैं और उनमें कहीं मांझा जो है इस तरीके का तो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। इसमें हम लोग उन घर वालों से भी पूछताछ करेंगे जहां पर हमें ये शक है कि यहाँ पर इस तरह के मांझे का, जो खतरनाक मांझा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से एक व्यापक अभियान चला के हम लोग जो है ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि मांझा का प्रयोग लोग बंद करें और सिंपल मांझे से पतंग उड़ाएं और जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। सर, एक पुलिस की तस्वीर भी एक वायरल हो रही है जिसमें पुलिस जो है खंभों में जो मांझे फंसे हुए हैं उनको भी छुड़ा रही है। ये किस तरीके का एक अभियान है और जो सावधानियां हैं वो किस तरीके की? बिल्कुल, आज पुलिस ने जगह जगह पर जो मांझे होते हैं खतरनाक टाइप के, वो पुलों में फंस जाते हैं और जब वो लहराते हैं और लहराते समय अगर कोई मोटरसाइकिल सवार उससे गुजरता है तो उसके लिए वो बड़े घातक हो जाते हैं। तो उसकी सफाई का अभियान भी हम लोगों ने आज चलाया है और साथ ही आज 2 व्यक्ति जो कि बहुत ही तेज किस्म का मांझा लेकर, उसको अब चाइनीज मांझा कहा जाए या कुछ और, लेकिन वो बहुत ही घातक मांझा था, उसको लेके जा रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको जेल भेजा जाए। मसूरी के मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका परिषद द्वारा शासकीय कार्य के नाम पर जारी किए गए विशेष प्रवेश पासों के दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय टैक्सी यूनियन का दावा है
कि इन पासों का इस्तेमाल सरकारी काम के बजाय पर्यटकों के अवैध परिवहन में किया जा रहा है। मामले में पुलिस और नगर पालिका की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नंबर की 3 गाड़ियों को पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी बैरियर से प्रतिबंधित समय पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि इन वाहनों के जरिए क्लब महिंद्रा के पास स्थित समर क्लाउड स्टे से पर्यटकों को मॉल रोड तक लाया और ले जाया गया। किंगरेक टैक्सी एसोसिएशन ने 1 दिल्ली नंबर की इनोवा को मौके पर पकड़ा। चालक ने पर्यटकों के परिवहन की बात स्वीकार की। यूनियन अध्यक्ष सुमित कुमार का आरोप है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और इसी तरह कई अन्य गाड़ियां भी बिना वैध दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं, जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। सर वो नहीं तो इसमें गाड़ी की सवारी लेते हैं ना आप, होटल की होम स्टे की सवारी को आप आती है इसमें? नहीं, हम कहीं लेके नहीं जाते, हम सीधे नीचे माल रोड पे छोड़ते हैं बस। हमारा ये काम है कि हम ऊपर से उन्हें नीचे तक छोड़ते हैं बस। वो थोड़ा पर्सनल थे, घर के बंदे थे, इसलिए सर मैं उनको वहाँ छोड़ने गया था। और वैसे पर ये आरोप है कि आप सवारियाँ भी ढोते हैं इसमें? नहीं सर, मैंने भैया को बोला भी था, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं, पर सर आज तक किसी ने मुझे सवारी ढोते हुए नहीं देखा हुआ सर। होम स्टे के द्वारा चल रही है ना ये, होम स्टे के माध्यम से चलती है ना। तो होम स्टे का नाम क्या है सर? समर क्लाउड स्टे। समर क्लाउड स्टे किसका है ये? सर ये राजीव जैन जी का है। हाँ, वही अभी हमें ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उन्हीं के। ठीक, क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला यह है कि इस गाड़ी के ऊपर हमारी काफ़ी दिनों से निगाहें थी। ये गाड़ी लगातार ये डीएल नंबर गाड़ी रजिस्टर्ड है और अपने होटल से सर ये सवारियां लेके किंगरेक में सवारियों को मिसगाइड करते हुए कि नीचे 100 रुपये में गाड़ियां मिल जाती हैं, अपने होटल से सवारियां लेके किंगरेक आती है, जिस विषय में हमने इस गाड़ी को आज पकड़ा है वहाँ पे। क्या है पूरा माने? आपने ये भी बताया कि इसका नगर पालिका से पास जारी हो गया, किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ये अनरजिस्टर्ड होगी, तो उत्तराखंड में तो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। हमारा वही कहना है सर प्रशासन से कि दिल्ली में 10 साल इस गाड़ी के पूरे हो चुके हैं, वहाँ पे ये गाड़ी डी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जब ये गाड़ी वहाँ डी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो फिर ये उत्तराखंड में किस हिसाब से चल रही है? और अगर ये उत्तराखंड में चल रही है तो इस गाड़ी ने अब तक उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कैसे ले लिया? नगर पालिका ने इस गाड़ी को पास के आधार पर दिया है। राजीव जैन जी के नाम पे ये गाड़ी का जो इन्होंने पास जारी किया, किस आधार पे, किस होटल से ये चल रही है? इस तरीके से हमारा कारोबार, हमारे रोजगार का ये लगातार हनन कर रही है गाड़ी। जिस चीज़ को लेकर हम प्रशासन के पास आए थे, पर प्रशासन ने मात्र एक पोल्यूशन के ऊपर इस गाड़ी का चालान करके इस गाड़ी को छोड़ दिया है। पर क्या मानते हैं किसी उच्च अधिकारी की गाड़ी के नाम पे है क्या? सर गाड़ी जो है ये दिल्ली में माइक्रो फाइनेंस के नाम पे रजिस्टर्ड है और यहाँ पे जो पास है वो राजीव जैन जी IRS के नाम जी गए, उनके नाम पे पास जारी किया गया है गाड़ी का। पर ये भी माना जा रहा है किसी होम स्टे या गेस्ट हाउस के द्वारा संचालित की जा रही है। जी बिल्कुल, ये क्लाउड करके कोई होम स्टे है आपका ये वाली रोड पे, एवलॉन वाली रोड पे ये होम स्टे है, वहाँ से ये गाड़ी संचालित है लगातार। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? आप हमारी मांग थी सर प्रशासन से कि ये गाड़ी सीज की जाए, ताकि इस गाड़ी के सीज होने से और गाड़ी मालिकों को जो प्राइवेट गाड़ियां शहर में संचालित कर रहे हैं या बाहर से इस तरीके की गाड़ियां यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उन्हें एक निश्चित चेतावनी मिले कि शहर में इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी टैक्सी और टूरिज्म का कार्य करेगी तो वो गाड़ी प्रॉपर पीली प्लेट में रजिस्टर्ड टैक्सी गाड़ी ही होगी। पर ऐसे में नगर पालिका की तो लापरवाही दिख रही है ना। बिल्कुल लापरवाही कहूँगा सर मैं इस चीज़ में कि उन अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि एक डी रजिस्टर्ड गाड़ी को आपने नगर पालिका का पास किस रूप में दे दिया गया है। हरिद्वार ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित एक औद्योगिक इकाई के गेट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जिस रास्ते पर कंपनी गेट खोलना चाहती है वो कई गांवों का मुख्य आवागमन मार्ग है और पहले से ही यातायात का दबाव झेल रहा है। अगर भारी औद्योगिक वाहन इसी रास्ते से गुजरेंगे तो जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। ग्रामीणों ने खासतौर पर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि वो उद्योग के विरोध में नहीं है, लेकिन गाँव की सुरक्षा, जनहित से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। आज जो गाँव की समस्या को लेकर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांग पत्र दिया है, वो मामला क्या है? देखिए वो मामला जो है कोई मिल्टन कंपनी लगाई है रोशनाबाद के अंदर, और वहाँ पर स्टेडियम के साम बगल से बहुत छोटा रास्ता है जो अन्य की हत्तमपुर बिहारीगढ़ तक जाता है। वो बहुत ही छोटा रास्ता है जहाँ पर कंपनी की वजह से वर्करों की भीड़ भी रहती है, और अगर वहाँ पर कंपनी की गाड़ी आएगी जाएगी तो वहाँ पर जाम लगने की समस्या है। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर हम लोग भीम आर्मी जय भीम एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, अगर हमारे समाज को दिक्कत होगी, अगर यहाँ की जनता को दिक्कत होगी तो दिक्कत जनता का नहीं है, ये सीधी सीधी दिक्कत हम लोग शासन प्रशासन के लिए खड़ी कर देंगे। अगर उस कंपनी का रास्ता सिडकुल की तरफ नहीं खुलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, और ये समस्या यहाँ की सरकार को भी झेलनी पड़ सकती है कंपनी के साथ साथ। तो हमारा निवेदन डीएम साहब से आप सिर्फ इतना था कि वहाँ से वो रास्ता ना खोल करके वो सिडकुल की तरफ खोला जाए, जिससे कि आम जन को वहाँ से गुजरने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कपिल भाई, ग्रामीणों की समस्या लेकर जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और डीएम साहब से ज्ञापन देकर अपनी मांग की है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से सिडकुल लगा है यहाँ पर जो हमारा लोकल है उन्हें कोई भी सुविधा नहीं है, और ग्रामीणों को ये जो इनके ये आज तक जितनी भी कंपनी लगी है इन्होंने अपने मानक पूरे नहीं किए हैं, और ये जबरन जो है मिल्टन का मालिक ग्रामीणों पे ये रास्ता थोपना चाहता है, और ये भीम आर्मी जब संगठन नहीं होने देने का। और डीएम साहब को आज जो है एक सांकेतिक जो है रूम में उनसे बात की गई, और अगर ये हमारी बात पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो जो है हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और सिडकुल के अंदर जो है आम जनता जो हमारी लोकलिटी है, ये जो फैसिलिटी है जो उनके मानक है एक भी कंपनी के पूरे नहीं है। सरकार को और क्या नाम यहाँ के जो आला अधिकारी है उन पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा ना हो कि यहाँ की जनता जाग जाए और फिर जनता आंदोलन के बाध्य हो तो शासन प्रशासन को जो है झेलना भारी पड़ जाए। जब प्रशासन से आपकी अपील भी है और चेतावनी भी है सर, यदि अगर उस रास्ते का समाधान नहीं किया गया तो आपके संगठन के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए सर, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम जो है बुद्ध को भी मानते हैं और हम युद्ध को मानते हैं। वो उनकी इच्छा वो शांति से मान जाए, क्रांति से मान जाए। भीम आर्मी का डंडा मजबूत है। जय भीम, जय भीम आर्मी। लेकर आप आए हैं, उसमें आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक जो मिल्टन कंपनी अपना गोडाउन कंपनी बना रही है, उसने गांव की तरफ एक रास्ता खोल दिया है, जो पहले ही संकरा और बड़ी जो है उसमें समस्या है ट्रैफिक की, जिसकी वजह से रोज जाम लग रहा है। अभी तो कंपनी चली भी नहीं, मटेरियल ही आ रहा है उसका कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी वजह से रोज घंटों जाम लग रहा है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे हैं, ड्यूटी के बंदे सिडकुल नहीं टाइम से पहुंच पा रहे हैं, और उसमें अभी पीछे एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई जिसको हार्ट अटैक आ गया था, उसको हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये गांव रोशनाबाद का मामला है जो कलेक्ट्रेट से मात्र 500 मीटर दूरी पर है, उसमें ही इतनी बड़ी समस्या पैदा हो रही है। उसी को लेके आज डीएम साहब से मिले थे, जिसमें उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अच्छा, इस रास्ते से कितने गाँव मिले हुए हैं? इस रास्ते से तो ये रास्ता तो देहरादून तक के लिए रोड निकाला है, बिहारीगढ़ बंदरजोड़ तक, उसमें जो है हजारों की तादाद में रोज व्हीकल गुजरते हैं। इसमें 50-100 गांव लगे हुए हैं। इतनी ज्यादा समस्या है, अगर इसमें ऐसे कंपनियां बनेगी और बड़े बड़े ट्रैफिक चलेंगे तो इसमें यातायात की समस्या बनेगी और दुर्घटनाएं भी होंगी। अच्छा, ग्रामीणों को समस्या कंपनी से है या कंपनी के रास्ते को लेकर है? ग्रामीणों को समस्या रास्ते से है। असुविधा के लिए ग्रामीणों को समस्या है, असुविधा ना हो, यातायात सुचारू रहे, क्योंकि संकरा रोड है। या तो रोड बड़ा किया जाए, रोड बड़ा करने के नहीं तो इसका मतलब ये जब कंपनी के पास दूसरा गेट है, ऑप्शन है, तो वो उस गेट की तरफ जो है रास्ता खोल ले, गांव की तरफ ना खोल ले। अपनी मांग क्या रखी है आज आपने? आज हमने मांग ये रखी है कि उस रास्ते को पूर्ण रूप से बंद किया जाए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कंपनी के, गाँव वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये काम आज जो हमने ज्ञापन दिया उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में उस गेट की तालाबंदी समाज के लोग वहीं बैठ के करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। सर, गांव की समस्या जो कंपनी को लेकर आपके संज्ञान में आई है, तो इसमें आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक कंपनी का जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टेडियम के पास में रोशनाबाद, वहाँ पर एक गेट जो सड़क के अक्रॉस गांव की तरफ खोला गया है, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, और इसको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भेजा गया है। वो उद्योग अधिकारी आज उसको जाकर देखेंगे और जो भी समस्या का है उसका समाधान करेंगे। हरिद्वार के नवोदय नगर में पर्वतीय बंधु समाज समिति के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर समाज के भीतर गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां नवोदय नगर में करीब 600 परिवार रहते हैं, वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महज 25 लोग ही मौजूद रहे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर समाज के इतने बड़े कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी इतनी कम क्यों रही? क्या चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है? नवोदय नगर में आयोजित पर्वतीय बंधु समाज समिति के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि समिति का चुनाव कुछ गिने चुने लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से कराया गया। बताया जा रहा है कि पुराने पदाधिकारियों से इस्तीफा लिया गया और बिना व्यापक सहमति के नए पदाधिकारियों को पद सौंप दिए गए। पूर्व सचिव और अध्यक्ष से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा जा रहा है। इसी बीच महावीर गोसाई ने पर्स 24 न्यूज के संवाददाता से प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरह से गुप्त ढंग से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई वो समाज के लिए बेहद ही चिंताजनक है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मैं महावीर गोसाई, पूर्व अध्यक्ष पर्वतीय बंधु समाज समिति नवोदय नगर। अच्छा, कल जो मीटिंग में रखा गया था, किस संबंध में रखा गया? ये कल मीटिंग नई कार्यकारिणी के सब सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया था, लेकिन मैं इस नई कार्यकारिणी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो है कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र रचा गया, अपने लोगों को चुनाव में बुला गया और अपने ही लोगों द्वारा जो है नवनियुक्त पदाधिकारी को चुनाव किया गया। मैं नवोदय नगर के पर्वतीय बंधु समाज समिति के सभी सदस्यों को अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पर्वतीय बंधु समाज समिति में धांधलीबाजी चल रही है, ये आगे ना हो और निस्वार्थ भाव से चुनाव करवाए जाए।
मैं चुनाव को लेके यही कहूंगा कि जो भी चुनाव प्रक्रिया की गई, ये समाज में गुमराह करने वाली बात की गई, गुमराह किया गया समाज को, खाली अपने आदमी बुलाए गए और अपने आदमियों द्वारा चुनाव करवाया गया। मेरा समाज संतुष्ट नहीं है इससे, क्योंकि मैं तो एक मीटिंग के बहाने वहाँ गया था, लेकिन एकदम वहाँ जो है कि चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जिसमें कि समाज के मात्र 86 लोग वहाँ पे थे और कल शपथ ग्रहण समारोह में मात्र 25 से 30 लोग वहाँ पे थे। तो क्या समाज का अगर शपथ ग्रहण समारोह होना था तो 600 लोग हमारे पर्वतीय बंधु समाज समिति के नवोदय नगर में रहते हैं, तो क्यों नहीं 600 लोग आए, या 600 में से 50% भी अगर आते हैं तो 300 होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया भी 1/3 होती है, अगर 1/3 सदस्य चुनाव में है तो तब चुनाव होता है। कुल मिलाकर राजनीति बन चुका है पर्वतीय बंधु समाज समिति का चुनाव, या पर्वतीय बंधु समाज समिति नवोदय नगर में एक राजनीतिक दल बन चुका है और राजनीतिक ढंग से गेम खेले जा रहे हैं। तो आपका मार्ग साफ है कि चुनाव फिर से होना चाहिए? चुनाव फिर से होना चाहिए। अगली खबर भी हरिद्वार के नवोदय नगर से है, जहां आंचल डेयरी की आड़ लेकर खुलेआम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। ये कारोबार न सिर्फ मानवता के लिए कलंक है, बल्कि आंचल जैसे पवित्र नाम पर भी एक बददुनमा दाग बनता जा रहा है। मामला सिर्फ नवोदय नगर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हरिद्वार में अवैध धंधा बेखौफ चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध कारोबार लंबे समय से बेखौफ चल रहा है। आंचल जैसे पवित्र नाम की आड़ में चल रहा ये धंधा न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यूं ही चलता रहेगा मौत का व्यापार। आगरा के रुनुकता किरावाली ओवरब्रिज एक बार फिर हादसों को न्योता दे रहा है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में स्थित इस ओवरब्रिज पर जानलेवा गड्ढे और बाहर निकली सरिया राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है। इस पुल पर पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इन गड्ढों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मामला सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा गिट्टी और रोडी डालकर लीपापोती जरूर की गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क फिर से टूट गई और हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पर्सन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।